हेलो स्टूडेंट, तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में पुनः वेलकम है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे आज हम लोग अपना एक नया ब्रांच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक में हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड के बारे में पढ़ना है, माइक्रोवेव के बारे में पढ़ना है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है। यानी जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांचेस हैं उसके बारे में हमको डिटेल वाइज स्टडी करना है। 30 या 40 पार्ट में ये वीडियो समाप्त होगा, ये वीडियो नहीं, ये सीरीज समाप्त होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी या बेसिक ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वीडियो में बने रहिए, आगे बहुत ही अच्छी क्लास चलेगी। वुडवार्ड फिशर रूल इत्यादि सब उसमें पढ़ा जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें पढ़ा जाएगा। हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग, मॉलिक्यूल का कैसे पता लगाया जाता है, ये सारी स्टडी डिटेल वाइज करेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक क्या होता है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेसिक ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, अर्थात स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले राइट कर देते हैं या पहले एक्सप्लेन कर देते हैं फिर राइट करते हैं, समय आपका बचाने के लिए। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विथ द इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ रेडिएशन। जब रेडिएशन को किसी मॉलिक्यूल्स पे इंसिडेंट कराते हैं, गिराते हैं, तो इसी की स्टडी जो होती है वो ब्रांच आता है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी की सेंस में। ठीक है, यानी कि द इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ रेडिएशन, इसमें हम लोग यही स्टडी कर रहे हैं। तो जब किसी मॉलिक्यूल पे हम लोग रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं, लाइट गिराते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट गिराते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग इंसिडेंट कराते हैं, तो जो उसमें ट्रांजिशन होता है उसकी स्टडी के ब्रांच को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसको हम एक बार राइट कर देते हैं पहले। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द ट्रांजिशन दैट ए मॉलिक्यूल अंडरगोज बिटवीन इट्स एनर्जी लेवल्स अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ सुटेबल रेडिएशन। हम जानते हैं बोर्स के थ्योरी से कि मॉलिक्यूल में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, E1 E2 ऐसे आगे होते हैं, E3 E4, हाइड्रोजन के भी आप लोग देखे हैं। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल पर हम फोटॉन रेडिएशन कराते हैं, फोटॉन गिराते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में क्या करते हैं, एक्साइट होते हैं। इसी फिनोमेना को हम क्वांटम सिलेक्शन रूल के द्वारा पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कोई एक मॉलिक्यूल है जो लोअर एनर्जी स्टेट में En में, और हम इस पे कोई क्या किए हैं, फोटॉन इंसिडेंट कराएं जिसकी एनर्जी कितनी है, h। तो ये फोटॉन क्या करेगा, इस एनर्जी को लेकर लोअर से चला जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में। ठीक है, तो इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो इस प्रकार स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, या जब हायर एनर्जी स्टेट से वह जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर स्टेट में आता है, तो उससे एक फोटॉन निकलता है जिसकी एनर्जी h होती है, और इससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे बोलते हैं हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यानी हमारा की जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो दो टाइप का हो गया। ठीक है, एक हो जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक हो जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ आया आप लोगों को? तो हम लोग पहले स्टडी करते हैं इसके बारे में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी रेफर्स टू स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इन विच द मेजर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी आर वेवलेंथ। ठीक है, ड्यू टू इंटरेक्शन विद द सैंपल। मतलब हम रेडिएशन को जब सैंपल पे गिराते हैं, मॉलिक्यूल पे गिराते हैं, तो उसका एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसको हम एज वेवलेंथ आर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, तो वो आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी ऐसा टेक्निक स्पेक्ट्रोस्कोपी का जिसमें हम
सैंपल पर फोटान गिराएं, अब फोटान की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो उसकी स्टडी की जाए आफ्टर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद उसकी स्टडी किया जाए, तो ऐसे ब्रांच को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और दूसरा एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आफ्टर एब्जॉर्प्शन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो ग्राउंड स्टेट से चला जाता है हाइयर स्टेट में, कुछ समय तक वो हाइयर स्टेट में रहता है 0.03 सेकेंड तक, फिर वो आता है ग्राउंड स्टेट में। तो हाइयर एक्साइटेड से जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो फोटान रिलीज करता है, तो उसी फोटान की स्टडी करना हमारा कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी रेफर्स टू स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इन विच एग्जामिन्स द वेवलेंथ ऑफ फोटान, जो ये फोटान निकल रहा है उसका हम लोग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का हमको क्या करना है, स्टडी करना है बाय एटम और मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग देयर ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो ऑलरेडी एटम एक्साइटेड स्टेट में है, तो एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, ट्रांजिशन करने पे फोटान रिलीज होता है, उसी की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की स्टडी कहने को ब्रांच को हम लोग कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ आया आपको, सिंपल सी लैंग्वेज में। अब हम लोग बात करेंगे इसकी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या रेडिएशन क्या होता है, तो अगर हम किसी पार्टिकल को या हम ऐसा कोई सिस्टम डिराइव करें जिसमें हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है और उसके परपेंडिकुलर चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जनरेट कर सकते हैं। या ये भी कर सकते हैं कि अगर हम किसी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को हम एक्सिलरेट करा रहे हैं तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या रेडिएशन के रूप में चलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, ये अगला हेडिंग है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ईएमआर जो है वह एनर्जी का फॉर्म है। रुकिए एक मिनट, हाँ। तो हमारा अगला टॉपिक है, पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, टॉपिक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में अभी के लिए बोल रहे हैं ईएमआर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं। तो ईएमआर क्या है, ईएमआर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सॉरी एक मिनट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ईएमआर आर ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, विच डिस्प्लेस बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मतलब रेडिएशन, या कह सकते हैं पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। मतलब इसका जो फोटान है ईएमआर का जो फोटान है वो पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, और ईएमआर जिस रूप में चलता है एज वेव, तो वह आपका दिखा रहा है वेव नेचर। ठीक है, तो ईएमआर आर ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको आप एज नोट्स में भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हम नोट्स दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ईएमआर आर ए फॉर्म ऑफ एनर्जी डिस्प्लेस द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ पार्टिकल एंड वेव। ठीक है, द पार्टिकल कंपोनेंट इज कॉल्ड ए फोटान, द टर्म फोटान इज इम्प्लाइड टू मीन ए स्मॉल massless particle that contains a small wave packet of the EM radiation। ठीक है, तो फोटान ऑलरेडी जानते हैं मासलेस पार्टिकल है, पैकेट ऑफ बंडल जिसे क्वांटम कहते हैं, एज वेव के रूप में चलता है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी हम इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को मोशन करा रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में चलता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जितने पार्ट होते हैं, जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, माइक्रोवेव हो गया, आपका इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, विजिबल रे हो गया, इनको आर्डर में लिखने पे जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो द अरेंजमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ईएमआर
इन द आर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, जितने टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सबसे हाईएस्ट होता है आपका गामा रे का, ठीक है, गामा रे, फिर एक्सरे होता है, फिर आपका ये होता है अल्ट्रावायलेट होता है, फिर विजुअल होता है, फिर इंफ्रारेड होता है, फिर माइक्रोवेव होता है, फिर रेडियो वेव होता है। तो जो आर्डर में लिखा जा रहा है इंक्रीजिंग वेवलेंथ के आर्डर में, तो जो स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 12th से, ये 11th से भी है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे, हम हमारा ब्रांच आज से स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग का स्टार्ट होगा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी? अल्ट्रावायलेट और विजिबल, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम लोग का ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो नोट्स जो है, नोट्स आपको हम एक प्रकार से आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा। ये स्क्रीनशॉट के लिए आपको हम दिखा भी देंगे, पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, ठीक है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ spectroscopy. It is the branch of spectroscopy in which the excitation of electron from one energy level to higher energy level takes place by the incident of photon. मतलब और इन द फोटान जो होगा वह किस एरिया में आएगा, उसकी एनर्जी आएगी इन द सेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन में, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका सिंपल स्टेटमेंट है, इट इज ए ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप इसको देख भी लीजिए, इट इज ए ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी in which transition occurs due to the excitation of electron from one energy level to higher one by the interaction of molecule with UV and visible light, ठीक है। और भी इसमें कुछ दिया है, तो ये देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक transition of a molecule and electrons and are promoted from ground state to higher electronic state since it involves as electron excitation phenomena also called as electronic spectroscopy। यानी ये हमारा है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, बट इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका क्या है, सिंपल सी रीजन, इसका डिफिनेशन क्या है, इट इज द ए ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट इज ए ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इन विच ट्रांजिशन आकर ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हाइयर एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो लोअर एनर्जी लेवल से हाइयर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, ठीक है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इस पर फोटान इंसिडेंट कराया जा रहा है। तो ये फोटान की जो एनर्जी है वह किस रीजन में लाई कर रही है, विथ यूवी आर विजिबल रीजन। यानी कि जब हम किसी मॉलिक्यूल पर यूवी आर विजिबल लाइट गिरा रहे हैं तो उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाइयर एनर्जी लेवल में जा रही है, और ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है फोटान का। तो फोटान का एब्जॉर्प्शन से जो हमको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मिल रहा है और मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन्स प्रोमोट हो रहे हैं ग्राउंड स्टेट से हाइयर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, इसी को हम लोग बोलते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऐसे हैं, तो नीचे वाले को बोलते हैं होमो और इसको बोलते हैं LUMO, ठीक है। और ये जो एनर्जी आ रही है, गिर रही है, तो जो डेल E होगा वह, अगर इसको E1 E2 कर दें तो E2 माइनस E1 के बराबर होगा। अब इसका हम रेंज देखते हैं। तो रेंज ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम, तो ये तीन होते हैं, विजिबल, मिड यूवी और फार यूवी। तो विजिबल में आपका होता है 400 से 420, फिर 420 से 440, 440 से 490, 490 से 570, 570 से
585, 585 से 620 और 620 से 780, ठीक है। ये होता है आपका विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और मिड यूवी का होता है 400 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर, ये सब नैनोमीटर में है। और इसका होता है 200 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। तो यही इसका रेंज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब हम लोग बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो प्रिंसिपल क्या होता है, वेन एवर यूवी आर विजिबल रेडिएशन, तो जब भी मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहले सॉल्यूशन तैयार कर लिया जाएगा। तो ये मान लीजिए है किसी सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर हम सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे हम कौन सी लाइट गिरा रहे हैं, कौन सी रेडिएशन गिरा रहे हैं, यूवी आर विजिबल, ठीक है। तो व्हेन यूवी आर विजिबल सॉल्यूशन लाइट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन ए सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसके स्ट्रक्चर यानी मॉलिक्यूल जो मान लीजिए एथिलीन है, तो इसके स्ट्रक्चर और इसके वेवलेंथ के हिसाब से या तो यूवी रेडिएशन का एब्जॉर्बेंस होगा या ट्रांसमिटेंस होगा, या तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा या ट्रांसमिट कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड वेवलेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल, आइदर इट ऑब्जॉर्ब और गेट ट्रांसमिटेड, ठीक है। या तो ये ऑब्जॉर्ब होगी या ट्रांसमिटेड होगी। अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो if the absorption takes place then the electrons gets excited from lower energy state to higher energy state। तो जो इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में क्या कर जाएंगे, एक्साइट कर देंगे जाएंगे, अगर ये यूवी विजिबल रेडिएशन जो है मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ये जब एब्जॉर्ब कर रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको, तो इसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन या इसके फोटान की बात किया जाए, तो इसके फोटान जो होते हैं इसके मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। तो ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विल कोलाइड विथ द फोटान ऑफ द रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। ऑल्दो ए लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन पॉसिबल, बहुत से कोलिजन हो सकते हैं, बट ओनली दैट कोलिजन विल रिजल्ट इन विच द energy of photon matches the difference of energy difference of the excited and lower energy state। समझ आया आप लोग को? एक बार और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी यूवी आर विजिबल रेडिएशन को हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन पे इंसिडेंट कराते हैं, स्ट्राइक कराते हैं, गिराते हैं, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल या सॉल्यूशन उसको या तो एब्जॉर्ब कर सकता है या ट्रांसमिट कर सकता है, वो तो उस पर डिपेंड कर रहा है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और वेवलेंथ पे। बाय द वे अगर एब्जॉर्ब हो रहा है, या हम मान के चल रहे हैं एब्जॉर्ब होगा, तो अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान, ठीक है, मॉलिक्यूल उसका इसके क्या करेगा, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन करके मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। अब दूसरी बात, अगर वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान इसके मॉलिक्यूल इसके फोटान के साथ क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, ऑल्दो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सच कोलिजन पॉसिबल, बट कई कोलिजन हो सकते हैं, लेकिन दैट कोलिजन विल रिजल्ट इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इन विच द एनर्जी ऑफ फोटान मैचेस द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ठीक है। मतलब एनर्जी जो है E1 से E2 में जा रहा था, तो इसके बीच जो डेल E है वह अगर इस फोटान की एनर्जी को मैच कर लिया तो ही हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, मिलेगा यूवी स्पेक्ट्रम। तो इस चीज को हम फिर से आपको एज दिखा दे रहे हैं नोट्स के रूप में, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देख लीजिए, पूरा आप पढ़ लीजिए शुरू से, प्रिंसिपल आप में एकदम सब आपको मिल रहा है लाइन बाय लाइन। ये भी देख लीजिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो हमारा अगला हेडिंग है। एक बार और आप देख लीजिए, वीडियो रोक के आप लोग नोट्स बना सकते हैं, ठीक है।
अब हम लोग अगला हेडिंग अपना देखेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। सबसे पहले हम बना लेंगे तो सिग्मा एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर हम बनाएंगे तो पाई होगा, ठीक है। फिर बनाया जाएगा तो आपका एक और बनेगा पाई डैश, बनेगा पाई स्टार, ठीक है। तो तीसरा हमारा है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार। और थोड़ा इसको इसको मिटा दे रहे हैं हेडिंग को। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होते हैं उसके लिए आपको पहले ये डायग्राम समझना पड़ेगा। तो देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है सिग्मा, पहली बात, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांजिशन करता है? इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम फुल ऑर्बिटल टू एम्प्टी ऑर्बिटल। और जो फुल ऑर्बिटल होता है यानी जिसमें कोई भरा होता है ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी कम होती है, यानी लो एनर्जी से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है इन पॉसिबल केसेस। तो in each possible cases electron is transmitted from full atomic orbital to अनफिल्ड या कह सकते हैं लो हाई एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है, हाइयर एनर्जी आर इम्पटी ऑर्बिटल। तो पहला सिग्मा से सिग्मा स्टार उन्हीं मॉलिक्यूलों में ट्रांजिशन होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। और सिग्मा, ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन अगर सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर ट्रांजिशन कर रहा है तो इस प्रकार के ट्रांजिशन को हम लोग बोलते हैं सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। तो ट्रांजिशन इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिटेड फ्रॉम, तो इलेक्ट्रॉन अगर सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर ट्रांजिशन कर रहा है, एक्साइटेशन कर रहा है, तो ऐसे ट्रांजिशन को हम लोग बोलते हैं सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। होता किसमें है? सेचुरेटेड कंपाउंड में, ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कह सकते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है दोनों, जब इस पे यूवी लाइट गिराया जाएगा तो इसमें होगा सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन इस पे गया तो यहाँ से प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज आ गया, तो ये पहला हो गया। दूसरा है आपका, क्योंकि हम लोग एनर्जी वाइज पढ़ रहे हैं तो इसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है। अब दूसरे वाले की होती है एन से सिग्मा स्टार वाले की, तो ये पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, एन से सिग्मा स्टार। तो जब कोई लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, अगर ट्रांजिशन कर रहा है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ऐसे ट्रांजिशन को बोलते हैं हम लोग एन टू पाई, एन टू सिग्मा स्टार, ठीक है। जैसे कि इस केस में
ठीक है। तो ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला आया, तो ऐसे ट्रांजिशन को बोलते हैं n2 सिग्मा स्टार। अब हम लोग तीसरा की बात करेंगे। यह किस में होता है? जिसमें सैचुरेटेड कंपाउंड हो लेकिन उस पे ऐसा कोई एटम हो जिसमें लोन पेयर हो, जैसे हेलो एल्केन हो गया या एल्किल हाइलाइड हो गया या एथेनॉल यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स में ये होता है। तो तीसरा टाइप का है हमारा, इस वाले को हम लोग बोलते हैं n2 सिग्मा स्टार, इस वाले को बोलते हैं सिग्मा 2 सिग्मा स्टार। तो पहला हम लोग पढ़ लिए सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, दूसरा हम लोग पढ़ लिए n2 सिग्मा स्टार, ठीक है। अब तीसरा पे आते हैं पाई वाले से, तो पाई टू पाई स्टार तीसरा होता है। तो पाई मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर एक्साइट कर रहा है, तो ऐसे ट्रांजिशन को या ऐसे स्पेक्ट्रम जो मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो ये कैसे होगा? जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन हो, मतलब डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे एल्किन में हो गया, तो एल्किन का जो ये इलेक्ट्रॉन है, तो जब इस पर लाइट गिराया जाएगा तो इसमें कौन सा ट्रांजिशन होगा? पाई टू पाई स्टार। और ये इलेक्ट्रॉन दोनों किसी एक एटम पे चला गया, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहा है, पाई स्टार में जा रहा है, तो ऐसे ट्रांजिशन को हम लोग बोलते हैं पाई टू पाई स्टार। किस में होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है, या हम कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में भी होता है, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं। तीसरा हो गया पाई टू पाई स्टार। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यह होता है एल्केन में, यह होता है एल्किल हैलाइड में इसमें, और ये होता है आपका एल्कीन में, एल्काइन में और एरोमेटिक कंपाउंड में। चौथा, तो चौथा होगा आपका n2 पाई स्टार, ठीक है। तो जब कोई लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन अगर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहा है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं n2 पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जैसे कीटोन वाला ग्रुप या ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसका लोन पेयर होगा, ठीक है। तो जब इस पे यूवी लाइट गिराया जाएगा तो ये ट्रांजिशन करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे चला आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ही अगर बात किया जाए, ठीक है, यहां चला जाए, तो ऐसे ट्रांजिशन को बोलेंगे हम लोग n2 पाई स्टार। बस इतने ही टाइप के हमारे होते हैं। चौथा, एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी होती है, फिर इसकी, फिर इसकी, इसकी। तो एनर्जी का ये आपका ऑर्डर है। तो अब इसका भी आपको नोट्स दे दिया जाए, तो ये आपका इसका नोट्स है, देख लीजिए शुरू से, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा लाइट ऑन कर दिया जाए। हाँ, अब देखिए आप लोग इसको शुरू से, ये ऊपर से आप लोग लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सिग्मा सिग्मा स्टार n2 पाई स्टार, फिर आपका पाई टू पाई स्टार, फिर चौथा n2 पाई स्टार, और फिर ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग का अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका हम पीडीएफ, अगर आप लोगों को आवश्यकता हो तो पीडीएफ हम इसका लिंक में प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इन यूवी रीजन, इज गवर्न्ड बाई लैम्बर्ट बियर लॉ, ठीक है। इसमें एक नियम लगता है जिसका नाम है लैम्बर्ट बियर लॉ, इसके द्वारा ये होता है। तो हमारा अगला हेडिंग ही है लैम्बर्ट बियर्स लॉ। तो इसका स्टेटमेंट हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसका डिफिनीशन बता रहे हैं। तो लैम्बर्ट बियर लॉ क्या कहता है कि जब कोई मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, ठीक है, किसी सैंपल पे हम पास करते हैं, होमोजेनियस सैंपल पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो व्हेन ए
मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए सैंपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, या मीडियम ऑफ सब्सटेंस। तो जब हम किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस या का अगर होमोजीनियस सब्सटेंस बना रहा है, मिक्सचर बना रहा है, या होमोजीनियस जो है उसका सिस्टम है, तो उसमें हम अगर मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट को पास करा रहे हैं तो क्या होता है, ए फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब, लाइट का कुछ हिस्सा जो है, कुछ भाग जो है एब्जॉर्ब होता है। बताए थे आपको अभी प्रिंसिपल में कि सारे कई कोलिजन होता है, लेकिन वही कोलिजन हमारे लिए जरूरी होता है जिसमें एनर्जी डिफरेंस जो है फोटॉन की एनर्जी के बराबर हो। तो वहीं से यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कोई अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट को, बीम ऑफ लाइट को किसी होमोजीनियस सिस्टम पे इंसिडेंट कराया जा रहा है तो कुछ फ्रैक्शन जो है एब्जॉर्ब होता है लाइट का, और बाकी हिस्सा जो होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है, तो उससे हमको मतलब नहीं है। तो जो एब्जॉर्ब होता है तो उससे लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। मान लीजिए लाइट आया तो उस लाइट को ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लिया, तो इस लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, तो द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम के साथ जो लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम। तो वह डिक्रीज इन इंटेंसिटी जो है वह डिपेंड कर रही है थिकनेस ऑफ द मीडियम, मीडियम के थिकनेस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इक्वेशन एक होता है, उस इक्वेशन द्वारा इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जाता है। तो उसका एक फार्मूला है A इजकल टू माइनस लॉग टी इजकल टू एप्सिलॉन BC, ठीक है। या एक और इसका फार्मूला है A इजकल टू लॉग I नॉट अपॉन I, जहां पर A क्या है, कैपिटल A है आपका एब्जॉर्बेंस, ठीक है, और कैपिटल T है आपका ट्रांसमिटेंस, एप्सिलॉन जो है वह है मोलर एक्साइटेशन कोफिशिएंट, और B जो है लेंथ ऑफ सैंपल क्यूब, जिसमें सैंपल रखा जाएगा उस क्यूब का लेंथ है। C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये पहले वाले के लिए है। अब I नॉट क्या है, I नॉट इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट का, तो I नॉट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, और I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। तो इसको आप स्टेटमेंट तो आप ये नोट से ही लिख लीजिएगा जो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, इसको हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं, देख लीजिए। तो व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू द होमोजेनियस मीडियम of substance, a fraction of light is absorbed. The decrease in intensity of light with concentration of medium depends upon the thickness of medium. ये आप पूरा देख लीजिए। अगला हेडिंग हमारा ट्रांसमिटेंस है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, और भी नोट्स हम आपको दे दे रहे हैं इसी के साथ, जितना हमको पढ़ाना है। ये देखिए, ठीक है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी देख लीजिए। तो इतने टॉपिक हम आज हमारी वीडियो में चलेगी। इसके बाद हमारा जो है हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ बैंड्स भी अगर देखते हैं, समय अगर मिलता है तो यहाँ तक देख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग क्रोमोफोम, ऑक्सियोक्रोम्स, ये सब पढ़ा जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो नेक्स्ट वीडियो में, फिर टेम्परेचर इफेक्ट, फिर उसके बाद से लैम्डा मैक्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, रेड शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, फिर उसके बाद से कंजुगेटेड डाइंस का हम लोग वुडवार्ड फिशर रूल से कैसे निकालते हैं, ये सब पढ़ा जाएगा, ठीक है। बेस वैल्यू क्या होता है, तो अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लैम्बर्ट बीयर लॉ। तो इसका नियम क्या है कि जब भी किसी होमोजेनियस सिस्टम पर उस कंपाउंड के अगर हम मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो उसका कुछ फ्रैक्शन जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो जब कुछ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो जाता है तो उस लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और वो जो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है वो सैंपल के कंसंट्रेशन और थिकनेस पर डिपेंड करती है। इसी नियम को हम लोग बोलते हैं लैम्बर्ट बीयर्स लॉ, और ये एक प्रकार का एक इसमें इक्वेशन दिया गया है। अब हमारा अगला हेडिंग है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी या ट्रांसमिटेंस है उसके पहले। तो द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, the ratio of intensity of transmitted light to incident light, ट्रांसमिटेड लाइट को आई से दिखा रहा है, ट्रांसमिटेड लाइट
और इंसिडेंट लाइट के रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। ठीक है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट टू इंसिडेंट लाइट इज नोन एज ट्रांसमिटेंस। ठीक है, अब हमारा अगला हेडिंग है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। अगला हेडिंग क्या है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। क्या संभावना है कि ट्रांजिशन होगा? शुरू में ही बताए थे प्रिंसिपल ऑफ यूवी की जो है उसमें कि बहुत से कोलिजन पॉसिबल है, बट वही कोलिजन से हमारा एब्जॉर्प्शन होगा जिसमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स इज इक्वल टू द एनर्जी या फोटान। तो सभी का तो पॉसिबल नहीं होगा, तो उसी को हम लोग एक हेडिंग से समझेंगे, एब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी से, जिसका नोट्स अभी आपको हम स्क्रीन पे दिखाए हैं। तो हमारा जो है अगला हेडिंग है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। क्या हेडिंग है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी तो हम बताए थे, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है उस पर यूवी लाइट गिराया गया किसी मॉलिक्यूल में, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है, चाहे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, चाहे पाई इलेक्ट्रॉन, चाहे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो क्या करे, एक्साइट होके जाए ही। मतलब अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में, या पाई इलेक्ट्रॉन है तो पाई स्टार में, या नॉन बॉन्डिंग है तो एन से सिग्मा में, सिग्मा स्टार में, या एन से पाई स्टार में जाए। ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बल्कि ये डिपेंड करता है किसी चीजों पे। किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल पे, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो यही चीज हमारा हेडिंग है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बॉन्ड ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्ड ऑर्बिटल या कह सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से, लोन पेयर से वो एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में वो क्या करें, ट्रेवल करें, ये ट्रेवल करें, एक्साइट हो, ठीक है। तो जब हम कोई कंपाउंड को किसी यूवी लाइट पे गिराते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां ट्रांजिशन होगा ही, ठीक है। ट्रांजिशन वो सिग्मा से सिग्मा स्टार, वो जो भी 5 टाइप का बताए थे, 4 टाइप का, वो होगा। तो इसके लिए एक वैल्यू होती है जिसका नाम है एक्साइटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, मैक्स। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0.87 इंटू 10⁻20 इंटू पी इंटू ए, ठीक है, जहां पे पी जो है वह है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जिसकी वैल्यू वेरीज करती है 0 से 1, और ए क्या है? टारगेट एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सिस्टम, ठीक है, जो मॉलिक्यूल है या क्रोमोफोर जो है। तो यहां से वैल्यू निकालने पर हमारा, अगर इसकी वैल्यू जो है 10⁻4 आ रहा है, सिग्मा की वैल्यू से ज्यादा आ रहा है, या इसकी वैल्यू जो है 10⁻3 से 10⁻4 के रेंज में आ रहा है, या इसकी वैल्यू जो है 10⁻3 से कम आ रहा है, तो 10⁻4 से ज्यादा आ रहा है तो हाई पीक मिलेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पीक मिलेगा, स्ट्रॉन्ग या हाई इंटेंसिटी, और अलाउड है, ठीक है। और मीडियम होगा, इसमें मीडियम पीक मिलेगा, लेकिन ये भी अलाउड है, मीडियम या मॉडरेट, ठीक है, ये भी अलाउड है, ट्रांजिशन अलाउड है, ट्रांजिशन अलाउड ये भी है, ट्रांजिशन अलाउड ये भी है, या अलाउड ट्रांजिशन कह सकते हैं, लिख दे रहे हैं अलाउड ट्रांजिशन, ये भी है अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है। लेकिन ये जो है इसमें वीक या लो की इंटेंसिटी मिलेगी, और ये फॉरबिडन है, ये क्या है? फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो अगला हेडिंग है हमारा, अभी हमको टाइम है तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बैंड, जिसमें के बैंड होता है, और आर बैंड होता है, और बीटा बैंड होता है, और ई बैंड होता है, या बी बैंड होता है, ई बैंड होता है। तो इतने टाइप के बैंड्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पहले क्या पढ़े हैं हम लोग पढ़े हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर या ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल पे जब हम यूवी रेडिएशन या विजिबल रेडिएशन गिराते हैं, तो जो फोटान उसके से इंटरेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में एक्साइट होते हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। इसमें प्रिंसिपल बताए थे, प्रिंसिपल आपको स्टडी कराए हैं कि सब हो गया है। फिर दूसरा इसमें बताए थे कि इसमें 4 टाइप के बैंड होते हैं, बैंड का ट्रांजिशन होता है,
सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, फिर पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। फिर इसमें बताए हैं कि इसमें जो रूल होता है वो गवर्न करता है लैम्बर्ट बियर्स लॉ, कि जो मोनोक्रोमेटिक बीम का लाइट उस सैंपल पे गिराया जा रहा है उसका कुछ भाग ही एब्जॉर्ब होता है, बाकी भाग ट्रांसमिट हो जाता है। तो जो एब्जॉर्ब होता है उससे उस लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, वह इंटेंसिटी निम्न चीजों पर डिपेंड करती है, वो बताया गया है। फिर उसके बाद से है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रांजिशन हो यहाँ से यहाँ, बताया गया है, उसके लिए ये चीजें हैं। ठीक है, अब हम लोग का है डिफरेंट टाइप ऑफ बैंड्स। ठीक है, ये आज का लास्ट टॉपिक है। अगले टॉपिक में हम लोग नया चीज पढ़ेंगे। तो 4 टाइप के बैंड्स होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के, थोड़ा सा जगह नहीं मिला इसको, हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला बैंड का नाम है हमारे, वह है कापा बैंड या के बैंड। ठीक है, के बैंड या कापा बैंड। दूसरा है आर बैंड। ठीक है, और तीसरा है बी बैंड, और चौथा है ई बैंड। फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसका नोट देते हैं। तो ये क्यों होता है? दिस टाइप ऑफ बैंड ऑकर्स ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये किसके कारण होता है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये किस में होता है? ये वैसे मॉलिक्यूल में होगा जिसमें क्या होगा? कंजुगेशन होगा, डबल सिंगल डबल या डबल सिंगल लोन पेयर ऐसे होगा। तो इसमें जो ई मैक्स की वैल्यू होती है वो 10,000 से ज्यादा होती है और हाई पीक मिलता है। एग्जाम्पल किसमें होता है? ब्यूटाडाइन में होता है, ब्यूटाडाइन। ठीक है, जो ऐसे मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब आर बॉन्ड जो होता है ये, इसे हम फॉरबिडन बैंड भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन बैंड। ठीक है, यह किसमें होता है? एन टू पाई स्टार में होता है। तो ये किसमें होता है? जिसमें हमारा क्या हो? लोन पेयर हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, जैसे एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड में होता है, मतलब कम से कम लोन पेयर हो उसमें। हेट्रो एटम हो, हेट्रो एटम पे लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ऐसे। इसमें ई मैक्स की वैल्यू जो होती है 1000 से कम होती है। ठीक है, 10 के पावर 3 से कम होती है। अब है बीटा बैंड या बी बैंड। तो ये भी होता है आपका पाई टू पाई ट्रांजिशन। इसमें भी पाई टू पाई ट्रांजिशन होता है, लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में होता है ये। आर हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड, आर हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड, हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड में होता है, जैसे एसिटोफिनोन में होता है ये। ठीक है, तो ये टाइप का बैंड भी जो होता है पाई टू पाई स्टार के वजह से होता है, बट ये जो होता है नॉन बेंजोनाइट सिस्टम में होता है। ठीक है, जिसमें 3 एथिलीनिक बॉन्ड प्रेजेंस होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, और साइक्लिक कंजुगेशन होता है उसमें, जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन में होता है। ठीक है, नेफ्थलीन में हो गया ये। ठीक है, तो इसका नोट्स आप लोग ले लीजिए, इसको फिर एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, ये नोट्स आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब ये हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम फिर से इसके आगे हम लोग आक्सोक्रोम पढ़ेंगे, क्रोमोफोर के बारे में पढ़ेंगे, वुडवार्ड फिशर रूल इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।